मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव को जिताने के लिए अखिलेश यादव ने नेताजी का दांव चल दिया है। विरोधियों को खास रणनीति से चित्त करने का अखिलेश यादव ने प्लान तैयार किया है। पहले आपको सपा अध्यक्ष की रणनीति समझा देते हैं, फिर आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। तो अखिलेश की क्या रणनीति है वो आपको पहले बताते हैं। मैनपुरी में मुलायम सिंह का दांव चल दिया है और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में अखिलेश जुट गए हैं। डोर टू डोर चुनावी अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। नेताजी को श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मांगते यहां पर दिखाई दिए। मुलायम सिंह के नाम पर चुनाव प्रचार करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। शिवपाल से नजदीकी का फायदा भी मिल सकता है। इसके अलावा पीएसपीएल के कार्यकर्ता भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। पारंपरिक वोटर्स को जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। नेताजी, जिनका मैनपुरी सीट पर एक छत्र राज था, जिनके खिलाफ बीजेपी भी सियासी मैदान में दमखम आजमाने से बचती थी, और उसी सीट पर अखिलेश यादव डिंपल यादव की राह आसान करने के लिए अब मुलायम सिंह यादव की डगर पर चल पड़े हैं। अखिलेश के बयानों से साफ हो गया है कि वो लोकसभा उपचुनाव में सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं और चुनाव का केंद्र नेताजी की तरफ मोड़ रहे हैं। न कोई मुद्दा, न कोई भरोसा, बस एक ही नारा, नेताजी को श्रद्धांजलि। वो कभी-कभी कहते हैं कि अभी आजमगढ़ हराया है, मैनपुरी भी हरा देंगे। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ तो हम धोखे में हार गए। ये मैनपुरी लोकसभा है, यहाँ की जनता कभी भी समाजवादी पार्टी को हार नहीं देगी। हमेशा से ही मुलायम सिंह यादव को जमीनी नेता माना जाता रहा है। उनका अचानक ही गांव क्षेत्र में किसी कार्यकर्ता या आम जन के यहाँ पहुंच जाना लोगों को खूब भाता था, और अखिलेश भी पत्नी डिंपल को जिताने के लिए यही रूट आजमा रहे हैं। उन्होंने करहल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया और अपनी मंशा जाहिर कर दी कि उपचुनाव में उनकी जीत नेताजी को श्रद्धांजलि होगी। ये समाजवादियों का और खासकर नेताजी का रिश्ता रहा है। कई बार यहाँ पे कठिन परिस्थितियों में चुनाव हुए होंगे, लेकिन ये पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं है। बहुत चुनाव हम लोगों ने लड़े हैं। अखिलेश यादव भले ही आजम खान के गढ़ रामपुर और आजमगढ़ को बचाने के लिए सियासी मैदान में नहीं उतरे, लेकिन मैनपुरी की सीट पर फिर से कब्जा करने के लिए पत्नी डिंपल के लिए वोट मांगने डोर टू डोर रणनीति पर काम कर रही हैं। उनका एक ही मकसद है, किसी भी तरीके से नेताजी के गढ़ को बचा लिया जाए। और चाचा शिवपाल से बड़ी दूरी को भी इसीलिए कम किया गया ताकि जसवंत नगर के वोटरों को समेट लिया जाए और कभी बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य से शिवपाल यादव की नजदीकी को कम किया जा सके। भले ही अखिलेश यादव के लिए मैनपुरी साख का सवाल हो, लेकिन बीजेपी के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, और इसी लिहाज से सीएम योगी भी उपचुनाव की रण में हिंदुत्व की छवि और विकास के पैमाने पर वोट मांगते नजर आएंगे। सभा का गढ़ माने जाने वाले मैनपुरी में किसी भी सूरत में बीजेपी कमल खिलाना चाहती है, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार के 6 मंत्रियों को दी गई है। मंत्री अजीत पाल, राकेश सचान, असीम अरुण, प्रतिभा शुक्ला, जयवीर सिंह और संदीप सिंह को मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य को जिताने का जिम्मा सौंपा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक तरफ तो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के लिए वोट मांग रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव डिंपल यादव के लिए जो वोट मांग रहे हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता विवादित बयान से नहीं चूक रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सारी मर्यादाओं को लांघते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर विवादित बयान दे दिया, विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी राम का सौदा कर सकती है, वो आपको बेचने में देरी नहीं करेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि नारा है मोदी जी आए हैं, राम को लाए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने राम को पैदा किया हो, इस तरह की बात उनकी ओर से कही गई। आगे उन्होंने कहा कि जैसे राम को मोदी ने पैदा किया, राम थे ही नहीं, मोदी जी आए हैं तो राम पैदा हुए। जो भारतीय जनता पार्टी अपने राम का सौदा कर सकती है, वो आपको बेचने में देरी नहीं करेगी, आपका कत्लेआम करने में देरी नहीं करेगी, आपके हक पर तलवार चलाने में देरी नहीं करेगी, आपके सम्मान स्वाभिमान पर
पानी फेरने में कोई देरी नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी वाले कितने धोखेबाज हैं, नारा देते हैं मोदी जी आए हैं, राम को लाए हैं। जैसे लगता है राम को इन्होंने पैदा किया, राम को मोदी ने पैदा किया, राम पहले नहीं थे। ये मोदी जी आए तो राम पैदा हुई, इससे पहले राम थे ही नहीं। अरे राम के नाम पर भी दुकान चलाने में पीछे नहीं रहते। यूपी के उपचुनाव में एक बार फिर से सीएम योगी और अखिलेश यादव आमने सामने होंगे, लेकिन अखिलेश नेताजी के नाम पर चुनावी मैदान में होंगे। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ कई मुद्दों के साथ सियासी दमखम आजमाते हुए नजर आएंगे। आपको बताते हैं कि बीजेपी के कौन से वो मुद्दे हैं जिसे भुनाया जा सकता है। उपचुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है परिवारवाद, माफिया पर एक्शन, महिला सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था। ये वो मुद्दे हैं जो बीजेपी उठाने वाली है। इसके अलावा सरकारी योजनाएं, बेहतर कनेक्टिविटी भी बीजेपी का एक मुद्दा है जिन्हें बीजेपी भुना सकती है। विकास, रोजगार और माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन को बीजेपी उपचुनाव के प्रचार में भुनाने के मकसद से उतरने की तैयारी कर रही है। सीएम योगी खुद मैनपुरी, रामपुर और खतौली के उपचुनाव में हुंकार भरते नजर आएंगे और हर उस मुद्दे को जनता के बीच लाएंगे जिसने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में कारगर मदद की है। चाहे मुख्तार परिवार पर वार हो या फिर माफिया अतीक अहमद पर एक्शन लगातार। उत्तर प्रदेश में एक तरफ उपचुनाव की रणभेरी बज रही है तो दूसरी तरफ माफिया और बाहुबलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। अब्बास अंसारी को 14 दिनों की जेल हुई है। 1 दिसंबर तक जेल में ही रहेगा अब्बास अंसारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। अब्बास 2 हफ्ते से ईडी की रिमांड पर था। रिमांड पूरी होने के बाद कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। तो दूसरी तरफ गुजरात के साबरमती जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद पर बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है। प्रयागराज पुलिस अब अतीक अहमद की 3 और संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी कर रही है। अतीक की 3 संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। प्रॉपर्टी की जानकारी जुटा ली गई है। प्रॉपर्टी की कीमत करीब 10 करोड़ है। अपराध के जरिए करोड़ों की संपत्ति अर्जित की गई। डीएम के आदेश के बाद अब एक्शन होगा। यूपी के माफियाओं में खौफ है, डर है और इसकी वजह जीरो टॉलरेंस की नीति। सीएम योगी ने पहले ही साफ कर दिया है कि यूपी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे में चाहे मैनपुरी की महाभारत हो या फिर रामपुर की जंग, जिसमें इसका रंग भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव का संदेश साफ है कि वो मुलायम सिंह के नाम पर चुनावी मैदान में दमखम आजमा रहे हैं। लेकिन बीजेपी विकास के मुद्दे, बेहतर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर उपचुनाव के रण में उतर रही है और माना जा रहा है कि इसका फायदा भी बीजेपी को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी से लेकर गुजरात तक चुनावों में बाबा के बुलडोजर की धूम मची हुई है। सीएम योगी गुजरात के सियासी मैदान से मैनपुरी को संदेश दे रहे हैं। बेहतर कानून व्यवस्था और माफियाओं पर लगातार एक्शन का उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि भले वो गुजरात में चुनावी प्रचार कर रहे थे, लेकिन उनका संदेश देश के हर राज्य के लिए था। गुजरात चुनाव में हो चुकी है बुलडोजर की एंट्री। चुनाव प्रचार में बुलडोजर गरज रहा है। सभाओं में, सड़कों पर बुलडोजर रैली निकाली जा रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तो आपने चुनाव प्रचार में बुलडोजर का इस्तेमाल होते देखा ही होगा, लेकिन अब गुजरात के विधानसभा चुनावों में भी बुलडोजर का क्रेज देखने को मिल रहा है। सीएम योगी ने आज से गुजरात में धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया है। मोरबी में पहली जनसभा में उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आज गुजरात मॉडल की चर्चा देश और दुनिया में होती है। एक गुजरात मॉडल एक प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान हुए अनेक उन नवाचारों का उदाहरण है
जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गुजरात ने स्थापित किए। विकास का क्या मॉडल होना चाहिए, सुरक्षा का क्या मॉडल होना चाहिए, शांति और सौहार्द के लिए क्या कुछ होना चाहिए, गरीब कल्याण के लिए क्या होना चाहिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए क्या होना चाहिए, ये सभी मॉडल प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री के अपने 13-14 वर्षों के कार्यकाल के दौरान न केवल गुजरात वासियों को बल्कि पूरे देशवासियों को दिया। और आज उसी मॉडल को पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया उदाहरण के रूप में ले रही है। सीएम योगी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और गुजरात और देश के विकास में उनके योगदान को बेहद अहम बताया। और हम सब आभारी हैं आपके। आपने बार बार मोदी जी को यहां मुख्यमंत्री के रूप में चुना। मोदी की इतनी लोकप्रियता हुई और देश के प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने के बाद आज मोदी जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व उत्तर प्रदेश को वैसे ही मिल रहा है जैसे गुजरात को मिल रहा है। और भाइयों बहनों, उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ ना। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया ना। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। और काशी में काशी विश्वनाथ धाम किस भव्य रूप में देखने को मिल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे, जो नहीं गए मैं उनको आमंत्रित करूंगा, काशी में आइए, काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करिए। कितना भव्य स्वरूप हो गया है। कोई 2017 के पहले गया होता, 14 के पहले गया होता, उसे विश्वास ही नहीं होगा। यही तो है, मोदी है तो मुमकिन है, इसी को कहते हैं भाइयों बहनों। ये तस्वीरें हैं सूरत की 84 विधानसभा क्षेत्र के गोडादरा इलाके की, जहां सीएम योगी एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और उसी को लेकर भाजपा द्वारा बुलडोजर का सहारा लेकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। यूपी में सख्त कानून व्यवस्था की निशानी बन चुका है। ऐसे में अब गुजरात में भी बुलडोजर तेजी से पॉपुलर होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चार दिन से फरार चल रहा निधि का हत्यारोपी और लब जिहादी सूफियान अब पुलिस के शिकंजे में आ गया है। दोपहर 1 बजे के करीब लखनऊ पुलिस ने एनकाउंटर के बाद सूफियान को गिरफ्तार कर लिया। सूफियान लखनऊ छोड़कर फरार होने की फिराक में था, तभी पुलिस ने उसे घेर लिया और इस दौरान हुई फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। ये वही सूफियान है जो पुलिस से आंख मिचौली खेल रहा था, लेकिन उसकी एक गलती और पुलिस की एक गोली ने सूफियान को धड़ाम कर दिया। इसमें अक्यूज्ड सूफियान लगातार फरार चल रहा था। हमारी टीमें गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। आज मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त सूफियान का गिरफ्तारी हुई है। जगह लखनऊ, दिन शुक्रवार, वक्त दोपहर 1:30 बजे। न्यूज़ 18 की टीम जब सूफियान की गिरफ्तारी को लेकर चल रहे प्रदर्शन को कवर कर लौट रही थी, तभी सूत्रों ने खबर दी कि सूफियान को पुलिस ने ट्रेस कर लिया है। अभी खबर कंफर्म करने की कोशिश ही चल रही थी कि तभी पुलिस सूत्रों ने दूसरी इंफॉर्मेशन दी। इस बार पता लगा कि सूफियान और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। हम फौरन मुठभेड़ वाली जगह की ओर रवाना हुए, जहां की जमीन कातिल सूफियान के खून से लाल थी। लखनऊ के दुबग्गा इलाके में निधि गुप्ता पर शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और दबाव ना मानने पर निधि गुप्ता की हत्या करने के आरोपी सूफियान को आज राजधानी पुलिस और क्राइम ब्रांच ने एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। हम वही मौके पर मौजूद हैं। दुबग्गा इलाके में ही बताया जाता है यहाँ छिपा हुआ था सूफियान। जानकारी मिलने पर क्राइम ब्रांच और दुबग्गा पुलिस ने घेरेबंदी की, जिसके बाद घिरने पर सूफियान ने पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की है। 4 दिन पहले दुबग्गा इलाके में रहने वाले सूफियान ने धर्म परिवर्तन से इंकार करने पर निधि को चौथी मंजिल से फेंककर उसकी जान ले ली थी और तभी से सूफियान फरार चल रहा था। इस
वक्त हमारे साथ एडीसीपी चिरंजीव सिन्हा जी मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे। सर, कब इसकी गिरफ्तारी हुई और कैसे इनकाउंटर? आज इस टीम को एक इनपुट प्राप्त हुआ कि यहाँ पर ये जो पावर हाउस चौराहा है उसके पीछे एक अबैंडन सा पार्क है, वहाँ इसको देखा गया है। पुलिस ने इसको घेर के पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसने पुलिस पे फायर कर दिया, जिसमें पुलिस को भी सेल्फ डिफेंस में जो है कि फायर करना पड़ा और उसमें उसके दाहिने पैर में इंजर्ड हुआ है वो, और हम इसको ट्रॉमा सेंटर उपचार हेतु लेके आए हैं। सूफियान की गिरफ्तारी न होने के चलते लोगों में भारी आक्रोश था। आज सुबह से ही लोग भारी हंगामा और प्रदर्शन कर रहे थे। गिरफ्तारी न होने के चलते पुलिस के खिलाफ भी लोगों में भारी आक्रोश बढ़ रहा था। यही वजह रही कि पुलिस पर भी दबाव बढ़ता चला गया। जो एनकाउंटर का स्थान है वहां पर निधि गुप्ता की मां पहुंची, उनके परिजन पहुंचे, उनका क्या कहना है? आप बता दें, आप निधि गुप्ता क्या है और आप यहाँ क्यों पहुंची है, किस लिए, क्या कहना चाहती? देखने आई थी सर, देखने आए थे कि किस जगह पे उस लड़के का एनकाउंटर हुआ है, लेकिन अभी मुझे विश्वास नहीं है क्योंकि मैंने लड़के को देखा नहीं है। जब हम लड़के तो उसको मैं अपने आंखों से देख लूंगी, देख लेंगे कि वो पुलिस की हिरासत में है, तभी हम संतुष्ट होंगे कि हाँ उसका एनकाउंटर हुआ, तभी हम उस बात को मानेंगे। सजाए मौत, सजाए मौत उसको भी हो, जैसे मेरी लड़की गई है वैसे वो भी जाए। उसने 4 मंजिल से फेंका है मेरी लड़की को। सोच लीजिए अगर वो जिंदा रहेगा तो आगे जाके और भी किसी लड़की के साथ आगे कोई हादसा करेगा। सूफियान करीब 4 दिन से फरार चल रहा था। उस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था। सूफियान की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान में पुलिस की छापेमारी चल रही थी। इसी बीच 18 नवंबर को सूफियान का मोबाइल ऑन हुआ और उसकी लोकेशन लखनऊ के चौक इलाके में मिली। अलग अलग राज्यों में काज जान रही पुलिस के लिए ये बड़ी लीड थी। पुलिस जैसे ही लोकेशन को ट्रेस कर घेराबंदी शुरू, सूफियान ने ठिकाना बदल लिया और दुबग्गा के पीछे बरी के जंगल में अपना ठिकाना बना लिया। इसी बीच पुलिस टीमों ने उसे घेर लिया। जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की है तो सूफियान के दाहिने पैर में गोली लगी है और वो इसी स्पॉट पर गिरा है, आप देख सकते हैं, जहां पर उसका कुछ खून मिल जाएगा और वो अवैध असलहा भी मिल जाएगा जिससे वो पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग कर रहा था। इलाके के लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि निधि गुप्ता के हत्यारे को सख्त से सख्त सजा दी जाए। पुलिस की ओर से जवाबी गोलीबारी में सूफियान को पैर में गोली लगी है। मौके से एक तमंचा और कुछ कारतूस बरामद किए गए हैं। सर, अभी तक जो जांच हुई उसमें क्या बात सामने आई है, क्योंकि पहले ये बताया जा रहा था कि ये लव जिहाद के केस की तर्ज पर। अभी ये सब गहन जांच और विवेचना का विषय है। निश्चित तौर पे अभी तो आरोपी की गिरफ्तारी हुई, हम लोग इसमें कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। जैसा कि आपने सुना कि ये थे एडीसीपी, जिनका कहना है कि आज उसे एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है और आप देख सकते हैं कि इसी जो राजधानी लखनऊ का जो ये ट्रॉमा सेंटर है, यहाँ उसको लाया गया है, भर्ती कराया गया है। निधि का कातिल अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस सूफियान से पूछताछ के साथ ही उस वीडियो को भी रिकवर करने की कोशिश करेगी जिसका जिक्र कर वो निधि के परिवार से करता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको यूपी में लव के नाम पर जिहाद और धर्मांतरण को लेकर हुए कुछ एक्शन के आंकड़े दिखाते हैं। दरअसल यूपी में धर्म परिवर्तन एक्ट 2020 से लागू है। पिछले 2 साल के अंदर इस कानून के इस कानून के तहत 268 मुकदमे दर्ज किए गए, जिसमें से 709 लोग नामजद आरोपी बनाए गए। इन मामलों में 454 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हुई है, जबकि 42 आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 137 मामलों में पीड़ित के बयान भी कोर्ट में दर्ज कराए गए हैं, जबकि 176 मामलों में पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। सबसे ज्यादा 57 मुकदमे बरेली जोन में और 49 मेरठ जोन में दर्ज किए गए। और अब आपको ये भी जानना चाहिए कि यूपी में जो गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध कानून 27 नवंबर 2020 से लागू हुआ है, उसमें सजा का क्या प्रावधान है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले शख्स को 10 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है और साथ ही जुर्माने की राशि 15,000 से 50,000 तक की गई। जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 15,000 रुपए के जुर्माने के साथ 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान है। SC/ST समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा जबरन सामूहिक धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। 50,000 रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान इस कानून के तहत किया गया। यूपी के आयुष एडमिशन घोटाले की अब बात करते हैं।
दरअसल इस मामले में धरपकड़ शुरू हो गई है। यूपी एसटीएफ ने इस मामले में आयुर्वेद विभाग के पूर्व डायरेक्टर एसएन सिंह, काउंसलिंग के नोडल ऑफिसर रहे उमाकांत यादव को गिरफ्तार कर लिया है। तो दूसरी तरफ यूपी सरकार मामले को लेकर सीबीआई जांच की भी सिफारिश कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के आयुष कॉलेजों में फर्जीवाड़ा हुआ, छात्रों से पैसे लेकर दाखिला दिलवाया और जांच शुरू हुई तो ऐसे ऐसे नाम सामने आए जिस पर भरोसा करना नामुमकिन था। सबसे पहला नाम आयुर्वेद विभाग के पूर्व डायरेक्टर एसएन सिंह का, जिस पर आरोप है कि फर्जी तरीके से 891 छात्रों को एडमिशन दिलवाया गया, जिसके लिए मोटी रकम वसूले गए और प्लानिंग में अपने साथ उन 12 लोगों को भी शामिल कर लिया, जिसने एक एक छात्रों को उनके दफ्तर तक पहुंचाया और एडमिशन के नाम पर उनके पैसे वसूले। बिना नीट एंट्रेंस एग्जाम पास किए आयुष विभाग से संबद्ध आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी कॉलेजों में एडमिशन फर्जीवाड़े के मामले में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी एसटीएफ ने आयुर्वेदिक विभाग के निदेशक डॉक्टर एसएन सिंह समेत 12 आरोपियों को इस एडमिशन फर्जीवाड़े में गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ की जांच से साफ हो जाता है कि आयुष विभाग के अफसरों, कर्मचारियों और ऑनलाइन काउंसलिंग में लगी हुई निजी कंपनी के गठजोड़ से एडमिशन फर्जीवाड़े का पूरा रैकेट फल फूल रहा था। लाखों रुपए की अवैध वसूली हुई है। अब कुछ दलालों की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की छापेमारी जारी है। आयुष कॉलेजों में फर्जी एडमिशन का खेल जब सामने आया तो यूपी सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए उन सभी छात्रों का प्रवेश निरस्त कर दिया था और अब इस मामले में धरपकड़ भी शुरू हो गई है। मामले की जांच कर रही स्पेशल टास्क फोर्स ने आयुष एडमिशन स्कैम में एक पूर्व अधिकारी समेत 12 लोगों को एक साथ पकड़ा है। साथ ही यूपी एसटीएफ ने आयुर्वेद विभाग के पूर्व डायरेक्टर एसएन सिंह को भी धर दबोचा है। आयुष एडमिशन स्कैम, आयुष के कई कॉलेजों में धांधली हुई। 2021 में गलत तरीके से एडमिशन हुआ, करीब 890 छात्रों को दाखिला दिलवाया गया। यूपीएसटीएफ मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही। पूरे मामले में सीबीआई जांच की भी सिफारिश की गई। यूपीएसटीएफ की तरफ से आयुष एडमिशन स्कैम में की गई ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों से हड़कंप मच गया है। हर उस आरोपी को टीम गिरफ्तार कर रही है जो इस खेल में शामिल था, लेकिन इस फर्जीवाड़े का सबसे बड़ा खिलाड़ी पूर्व डायरेक्टर एसएन सिंह अब गिरफ्त में है। आयुष एडमिशन धांधली की बात 2021 में सामने आ गई थी, जिसके बाद से यूपीएसटीएफ ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। तो वहीं दूसरी ओर यूपी सरकार भी इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुकी है। ऐसे में गिरफ्तार आरोपियों का बचना अब नामुमकिन है और अब भी इस गेम में शामिल जो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं, उनकी भी जल्द गिरफ्तारी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आयुष कॉलेजों में फर्जीवाड़े का पूरा मामला क्या है, अब वो भी समझ लीजिए। दरअसल मिली भगत से एडमिशन में फर्जीवाड़ा किया गया, अभ्यर्थियों के डेटा के साथ भी छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। साथ ही साथ बगैर नीट पास किए ही अभ्यर्थियों के एडमिशन की बात भी सामने आई। मेरिट में नीचे रहने वाले अभ्यर्थियों के एडमिशन की बात भी सामने आई। ज्यादा बोली लगाने वालों को सरकारी कॉलेज 3 से 6 लाख में वहां की सीटों को बेचा गया। बिल्कुल, और इसके साथ ही पूर्व डायरेक्टर एसएन सिंह समेत 12 लोगों को अब गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिनकी अब मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।